Hello students, in the last video we have seen what is democracy and why democracy, the introduction of democracy. Now you are going to read, you are going to listen features of democracy. First of all I want to tell you what is the meaning of features. Features means characteristics, विशेषताएं, ठीक। प्रजातंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पहला फीचर आपके लिए लिखा है, दिस इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल decision making power must rest with those who are elected by people. हमने जब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्रजातंत्र में या डेमोक्रेसी में पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर लीडर्स, और यही लीडर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट में जाकर वहाँ उनको अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और वह लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो पहला फीचर है वो इस प्रकार का है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। किसी भी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए वो केवल और केवल उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह है पाकिस्तान का। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान सेज दैट इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान खुद को एक प्रजातांत्रिक देश बताता है या डेमोक्रेटिक कंट्री उसने अपने आप को घोषित किया हुआ है, पर हम आप सभी जानते हैं कि वहाँ आर्मी रूल डेमोक्रेसी है। तो जो डेमोक्रेसी का पहला फीचर है उस हिसाब से पाकिस्तान में गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं ये आप खुद समझेंगे। इन 1999, कब? इन 1999 अक्टूबर, General Pervez Musharraf he overthrew the democratic government of that time and he led a coup. यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है COUP, coup. This coup means when power is illegally seized from the government of a country by sudden और often violent means. इसे हिंदी में एक वर्ड दिया गया तख्ता पलट। जब किसी भी शासक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी गवर्नमेंट को हड़प लिया जाता है या किसी का शासन हड़प लिया जाता है या उसको ओवरथ्रू कर दिया जाता है तो उसके लिए है वर्ड कू। तो इन 1999 अक्टूबर जनरल परवेज मुशर्रफ ही led a coup against that time's democratic government, and he himself called him the chief executive of Pakistan. After that he changed this designation to the president, then he became the president of Pakistan. In 2002 he brought a referendum. यहाँ पे एक और वर्ड है जो यूज हुआ है, रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब क्या होता है? रेफरेंडम मतलब होता है किसी भी डायरेक्ट डिसीजन के लिए उस देश की जनता को जब रेफरेंडम दिया जाता है तो डायरेक्ट डिसीजन के लिए उनको वोट करना होता है और ये डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू वो डिसीजन पास कर दिया जाता है। रेफरेंडम मीन्स वोट ऑफ पीपल ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्ट डिसीजन। सो इन 2002 प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ही ब्रॉट अ रेफरेंडम and with that he himself declared that his work will be for 5 years more. उन्होंने अपना काम 5 साल आगे और बढ़ा लिया और इस तरीके से एक कू के थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर वहाँ पे आर्मी रूल डेमोक्रेसी को स्टार्ट किया। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए लीडर्स के हाथ में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो कू हुआ या यहाँ पे जो
ओवरथ्रू कर दिया गया था सरकार को, उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे, और न ही जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे वो किसी भी प्रकार से जनता के द्वारा चुने गए थे। एज आई टोल्ड यू, इन 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ ही हेल्ड अ रेफरेंडम। मैंने आपको रेफरेंडम का मतलब भी बताया, वोट ऑफ पीपल ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्ट डिसीजन, यानी रेफरेंडम यानी एक इस तरीके का प्रस्ताव लाना जिसमें पाकिस्तान के लोगों की ओर से डायरेक्ट वोट लिया गया। पर यह केवल एक दिखावा था। पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस या जितने भी मानव अधिकार के एजेंसीज थी या आयोग थे, उनका ये कहना था कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस रेफरेंडम के थ्रू अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दिलवा लिया था। इसके बाद इन August 2002, General Pervez Musharraf issued a legal framework. According to this, the president got 2 main powers. उन्होंने एक अमेंडमेंट किया पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इन अगस्त 2002। यहाँ पे मैं अमेंडमेंट वर्ड का मतलब आपको बताना चाहती हूँ। अमेंडमेंट मतलब एक तरीके से सुधार होता है। किसी भी संविधान को जब बनाया जाता है तब वो समय के अनुसार कभी कभी उसमें नियमों में बदलाव किया जाता है। ये जो बदलाव होते हैं इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, परंतु इस अमेंडमेंट को या इस नियम के इस सुधार के लिए 2002 में अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने खुद ही एक लीगल फ्रेमवर्क स्कोर किया और अकॉर्डिंग टू दिस द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल असेंबलीज। जितनी भी नेशनल असेंबलीज थी उनको प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते थे। और सेकेंड, द कैबिनेट वुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, जो गवर्नमेंट काम करने के लिए चुनी गई है, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही उसके ऊपर वॉच रखेगी या उसके ऊपर ध्यान रखेगी। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य और दूसरे कोई नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स और खुद जनरल परवेज मुशर्रफ रहेंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मैंने आपको पहला फीचर ये पढ़ाया है कि किसी भी देश में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स के हाथों में होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान का, आपकी बुक में दिया हुआ है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, पर जो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है उसी को यह फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कू के द्वारा या तख्ता पलट के द्वारा सत्ता हथिया ली और उसके बाद आर्मी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाया। इसके बाद जब इन अगस्त 2002 issued a legal framework. According to this, the president can dismiss the national assemblies. The cabinet would be supervised by a national security council. ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमको ये बताते हैं, ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमको ये क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी डिसीजंस लिए गए, सबसे बड़ी बात वो लीडर्स जो थे वो जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे। पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंशियल्स थे, वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स थे, उनको भले ही लोगों ने पहले चुन के वहाँ पे खड़ा किया था, उनके हाथ में कुछ डिसीजंस मेकिंग पावर थे, बट जो लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर रहता था वो हमेशा जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी के ऑफिशियल्स के हाथों में ही था। तो इसका कहने का ये मतलब है कि यदि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखते हैं, इलेक्टेड लीडर्स के हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो वह कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला सकती। और इस तरीके से पाकिस्तान के डिसीजन से हमको यह क्लियर होता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिशियल्स दे बोथ वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान and still they hold the control on all over the country,
and all the decision making powers lied in their own hands. So it makes clear that in any country, in a democratic country, decision making power should be in the hands of elected leaders by the people. Just now we read about the first feature of democracy. Now we are going for the second feature of democracy. Free and fair electoral competition. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब होता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों। यदि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो ही डेमोक्रेसी का सही अर्थ उभर कर आता है। यानी डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर यानी ऑनेस्टली इलेक्शन को किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, जैसे आप जानते हैं हमारे देश में ढेर सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, बसपा है, इन सभी को अपने अपने कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े करने की अनुमति है और ये सभी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है। परंतु दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, पर फिर भी वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देने के पहले ये क्लियर बता दूं कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी पार्टी की ओर से खड़ा किया जा रहा है वह चुनाव लड़ सकता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। साथ ही यह जो भी चुनाव है ये बहुत ही फेयर कंडीशन में होना चाहिए। अब इसके लिए आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक है चाइना का और एक है मैक्सिको का। पहले हम लेते हैं चाइना का एग्जाम्पल। चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम की एक पार्टी है। इस पार्टी को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्न करती है। चाइना में हर 5वें साल पे चुनाव होते हैं और जो चुनाव लड़े जाते हैं उनका ये प्रोसेस है कि उस पार्टी से नेशनल पीपल्स कांग्रेस से अलाइड 8 पार्टीज और हैं। यदि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है तो उनको उस कैंडिडेट को इन 8 पार्टियों में से किसी एक में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसी एक के थ्रू चुनाव लड़ना पड़ेगा और उनको उन 8 पार्टियों को या अलाइड पार्टीज को नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे शासन किसका चल रहा है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का। हम भारत में चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकती हैं। यहाँ किसी एक पार्टी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पर चाइना जो खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अप्रूवल के द्वारा, उसकी सहमति के द्वारा ही किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी एक पार्टी द्वारा ही सहमति दिए जाने पर पार्टीज अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है मैक्सिको का। मैक्सिको में जो पार्टी है इस PRI पार्टी है, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको में, इसके पहले कोई भी मोनार्की नहीं थी या मैक्सिको में किसी भी प्रकार की डिक्टेटरशिप नहीं थी, परंतु इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी हर प्रकार के मीन्स को अपनाकर हर बार जीतती आ रही है। सारे अनफेयर मीन्स, फ्रॉड्स या अनइथिकल मीन्स के द्वारा मैक्सिको की यह पार्टी चुनाव में जीतती आ रही है। फिर से यही क्वेश्चन आता है कि क्या यह फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है? नहीं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिको में ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो दूसरी पार्टियां यदि खड़ी होती भी हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती भी हैं, तो भी उन्हें जीतने नहीं दिया जाता।
वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने स्कूलों में पेरेंट्स को बाध्य करते हैं, कंपेल करते हैं कि केवल आप PRI को ही के कैंडिडेट को ही वोट दें, और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो केवल इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी किया जाता है कि जो पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ मतलब जहाँ पे जाके लोग वोट देते हैं, उन पोलिंग बूथ्स को इतनी दूर सेट कर दिया जाता है कि वहाँ पे लोग जाकर अपना वोट दे ही नहीं पाते, और उन लोगों के नाम से फ्रॉड वोट्स दे दिए जाते हैं। क्या ये फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है? क्या इस तरीके के इलेक्शंस में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का सही मौका मिलता है? क्या हमारे देश में इस तरीके के मौके हैं? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, आपके लेसन में ये जो चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल है, काइंडली कंपेयर इट विद योर कंट्रीज एग्जाम्पल। आप जानते हैं हमारे देश में चुनाव होने का क्या तरीका है। चाइना में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जबकि मैक्सिको में हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं। परंतु दोनों देशों में जो चुनाव की प्रोसेस में निष्पक्षता होना चाहिए वह निष्पक्षता नहीं है। दोनों ही देश अपने पार्टीज़ के अनुसार या वहाँ पे जो रूलिंग पार्टीज़ है उनके हिसाब से ही चुनाव लड़वाते हैं, और उन्हीं पार्टीज़ के हिसाब से ही उसमें इलेक्शन किए जाते हैं। और इस तरीके से जो भी इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो डेफिनेटली नहीं कहलाते। तो ये आपका था सेकंड फीचर ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब आपका है नेक्स्ट थर्ड फीचर, जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें पहले के 2 फीचर्स हो गए थे। अब दिस इज द थर्ड फीचर। व्हाट इज दैट? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हम क्या समझते हैं इससे? हम ये समझते हैं कि किसी भी देश की डेमोक्रेसी में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। यानी व्यक्ति कोई भी हो, उसके वोट की वैल्यू एक ही गिनी जाएगी और उस वोट को सभी वोटों के इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। मैं और क्लियर करने के लिए कहती हूँ, जैसे हम इंडिया में हैं, हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ वुमेन सफ्रेज के लिए कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं करनी पड़ी, कोई रिवोल्यूशन नहीं करना पड़ा। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके साथ ही ये नियम लागू हो गया था कि भारत में स्त्री और पुरुष दोनों के वोट को इक्वल महत्ता या इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और एक बात, हमारे देश के स्वतंत्र होने के साथ साथ एक और देश बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी वुमेन सफ्रेज जो है वो सिंस 1947, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। बहुत बड़ा एक अंतर है। हमारे यहाँ स्त्रियों को वोट देने की आज़ादी है, उन्हें घरों से भी है, और महिलाएं स्त्रियां वो जाकर वोट देती हैं चुनाव में। पाकिस्तान में चुनाव में स्त्रियों को वोट देने की स्वतंत्रता होने के बावजूद यदि उनके घर के मुखिया या उनके घर के पुरुष उनको अलाउ करते हैं, या सम एजुकेटेड फैमिलीज दे ओनली अलाउ टू वोट वुमेन। सी, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। वो पर्सन कोई भी हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे वर्कर हो, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, महिला हो, पुरुष हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट है वो 1 पर्सन को 1 वोट 1 वैल्यू दी जाएगी। अब आपको लग रहा होगा इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं और पुरुषों को इस मामले में बराबरी का दर्जा दिया गया है। परंतु सऊदी अरेबिया में 2015 तक, टिल 2050, women were not allowed to vote in elections। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे मैंने आपको सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया,
पाकिस्तान का दिया, कीनिया है, ग्रेजिया है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का, बराबरी से वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया नाम का एक देश है, वहाँ पे जो रशियन मूल के लोग हैं उनको वोट देने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, या वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में नाम आने का जो प्रोसेस है, वो इतना पेचीदा या इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि जो लोग एस्टोनिया मूल के होते हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार बहुत ईजीली मिल जाता है। जस्ट लाइक इन फिजी, फिजी इज़ अ स्मॉल कंट्री, एक छोटा सा देश है, वहाँ पे भी जो इंडिजीनियस फिजी पीपल हैं, वो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, और जो इंडिया से गए हुए इंडियन फिजी लोग हैं, उन दो लोगों के वोट की काउंटिंग में इम्पोर्टेंस में अंतर है। परंतु एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, किसी भी देश की जो जनता होती है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों को ही गिना जाता है और उन्हीं लोगों से मिलकर देश बनता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यह ज़रूरी है कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार रखता है, जो एक एडल्ट है, उस व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो किसी भी जाति को, किसी भी नौकरी को बिलोंग करता हो, परंतु उसके वोट को सेम इम्पोर्टेंस दिया जाए दूसरे के वोट के इतना। तो जो ये डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मैंने आपको ये भी बताया कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी तक ये बातें नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया में 2012 में वहाँ के किंग ने ये तय किया था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु ये बात प्रोसेस आते आते 2015 यानी 2015 से उन्होंने ये वोटिंग स्टार्ट किया। मैंने आपको पाकिस्तान का भी उदाहरण बताया, वहाँ पे वुमेन सफ्रेज यानी महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है उनको 1947 में मिल चुका था, परंतु अशिक्षा के कारण या अवेयरनेस न होने के कारण या वहाँ का जो डेमोक्रेटिक माहौल है वो हमारे देश के डेमोक्रेटिक माहौल से अलग होने के कारण वहाँ अभी भी महिलाओं को उतनी आसानी से वोट देने के लिए जाने नहीं दिया जाता। तो ये एक डेमोक्रेसी के विपरीत बात है। So the third feature is 1 person 1 vote 1 value, regardless of male, female, creed, caste and any profession or occupation. Now we are coming to the last feature, rule of law and respect for rights. Rule of law क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे नियम बनाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जुडिशरी को इसका काम देखना होता है। जुडिशरी यानी न्यायिक व्यवस्था। अब जब रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की हम बात करते हैं, इसका मतलब है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सभी लोग उससे अबाइड रहें, सभी लोग उससे बंधे रहें, सभी लोग उसका पालन करें। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दिया है कंट्री जिम्बाब्वे का। देखिए 1980 में वाइट से जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिला, और ये फ्रीडम का जो स्ट्रगल था ज़ानू पीएफ इस पार्टी ने किया, दैट इज़ जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियाटिक फ्रंट। हाँ, बहुत बड़ी बात थी जिम्बाब्वे के लोगों के लिए। तो ज़ानू पीएफ एक बहुत ही फेमस पार्टी बन के रही। इनके जो लीडर थे वो है रॉबर्ट मुगाबे। 1980 से 1987 तक रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रहे। आफ्टर 1980 ही बिकेम टिल 2017 he became the president of Zimbabwe. But what? Though the party was very popular, though due to the efforts and struggle of this party, Zimbabwe got its freedom. जिम्बाब्वे को अपना फ्रीडम इसी पार्टी के कारण मिला। इस पार्टी के जो हेड या जो मुखिया थे रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने क्या किया, when he came to the ruling party and then he started giving punishment to the people who were against him. जितनी भी चुनावी प्रक्रिया या इलेक्शंस हुए उन सब में फ्रॉड किए गए, उन सभी को इस प्रकार से लोगों के बीच में प्रचलित कर दिया गया कि जो ज़ानू पीएफ है वो एक ऐसी पार्टी है जिसने जिम्बाब्वे के लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। देखिए
फिर भी उनमें से कोई भी रूल ऑफ लॉ या रिस्पेक्ट ऑफ राइट से उनको मतलब नहीं था। ये बात उस समय लोग बहुत खुश हो गए थे सिटीजन्स ऑफ जिम्बाब्वे कि ZANU PF के कारण हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। बट कितनी भी पॉपुलर पार्टी हो, कितना भी पॉपुलर नेता या लीडर हो, यदि वो डेमोक्रेसी के रूल्स और रेगुलेशन से अबाइड नहीं है, यदि वो वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को नहीं पहचानता है, यदि वो केवल ऑटोक्रेसी के द्वारा या डिक्टेटरशिप के द्वारा उस देश में राज्य चलाना चाहता है, तो यह डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं या ये जो एग्जाम्पल्स आपको समझाए जा रहे हैं, इनका कंपैरिजन आप अपनी कंट्री के साथ करेंगे, जब इंडिया के साथ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से ये जो लास्ट फीचर है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इट शोज दैट एवरीबडी, वेदर इट्स द लीडर ऑफ एनी पार्टी और एनी पर्सन, they must follow the rules of law, and the judiciary, specifically judiciary of that country, must be able to hold upon these people those are not abiding the laws. And respect for rights, what do you mean by democracy? Democracy मतलब होता है जहाँ पे हर सिटीजन के राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है। परंतु जब रॉबर्ट मुगाबे के हाथ में सत्ता आई, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जस्ट लाइक डिक्टेटर ही बिहेव्ड, और इसके कारण जनता उससे काफ़ी दिनों तक नाखुश ही रही। परंतु ZANU PF की जितनी भी पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इस पार्टी के अगेंस्ट थे, उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत बुरी तरह से परेशान किया गया। जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा कोई रूल नहीं था। जो डेमोक्रेटिक कंट्री यदि कोई देश अपने आप को कहती है, इसका मतलब है कि वहाँ के प्रत्येक नागरिक का सम्मान होना चाहिए। परंतु रॉबर्ट मुगाबे ने ऐसा नहीं किया, and from 1980 till 2017 he was in this party was just now also this is the party, but the leader is changed. Now we are able to understand that rule of law and respect for rights is one of the main features of democracy. मैंने आपको डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स पढ़ाए। उन चारों फीचर्स में यह समझाने का प्रयत्न किया कि वेदर इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन or given in the rule book or anywhere, democracy must be followed by not only by the people of that country but as well as by the leaders of that country. कोई भी गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर हो सकती है, परंतु उस पॉपुलर गवर्नमेंट को हमेशा नागरिकों के राइट्स या उसके अधिकारों के हिसाब से ही काम करना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करने वाली कंट्री कहलाएगी। इसलिए हम सभी इंडिया में बहुत खुशनसीब हैं या हम भारत देश में हैं, तो हमें बहुत खुशी के साथ ये कहना है कि वी आर रियली हैविंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। करप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, no doubt corruption is a part of it, but this is our duty to remove the corruption and go through the rules and regulations. Thank you.